हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो लोग नए हैं उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट है। एक बार ट्राई करिए, आप खुद से ट्राई क्या करना है, एक बार खुद से देख लीजिए किस बारे में है। ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। On June 18, 2025, the Calcutta High Court ordered the resumption of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Scheme in West Bengal from August 1। कह रहे हैं कि 2025-18 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जो मनरेगा जो स्कीम है वो वेस्ट बंगाल में 1 अगस्त से दोबारा स्टार्ट की जाए। इन अ केस फाइल्ड बाई पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। और किस केस में इन्होंने ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने? ये जो पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति है, इस केस में जो केस वहाँ पे फाइल किया गया था उसके तहत उन्होंने ऑर्डर दिया है। द ऑर्डर ऑफर्ड होप, और इस ऑर्डर ने एक तरीके से आशा दी है लोगों को। हाउएवर, हालांकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन रीजनल मीडिया, लोकल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट हैज सिंस डैश टू द सुप्रीम कोर्ट। तब से यूनियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वेयर द मैटर इज येट टू बी, जहाँ पे मैटर को अभी सुना जाना है या फिर देखा जाना है, ये मीनिंग निकल रहा है। रिपोर्टिंग ऑन द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिपोर्ट करते हुए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है नोटेड, उसने ये नोट किया है दैट द कोर्ट ऑब्जर्व द scheme cannot be kept in cold storage for eternity and directed the center to resume implementation। कह रहा है कि कोर्ट ने ये देखा है कि ये जो स्कीम है इसको हम हमेशा ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते, मतलब हमेशा बंद करके नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने सेंटर को ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है कि इसको आप दोबारा स्टार्ट करिए। वाइल अलाउइंग इट टू डैश स्पेशल कंडीशन इन वेस्ट बंगाल। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि साथ ही साथ ये भी बोला है कि आप वेस्ट बंगाल में भी दोबारा से स्टार्ट करिए कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। देखो, ये पुरानी न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल अभी की शायद है, 1-2 महीने पहले की है। वेस्ट बंगाल में क्या है कि मनरेगा स्कीम को बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए कर दिया गया था कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की स्टेट, उसने बोला कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर है, हम लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे। और वहाँ पे पता चला है कि जो लोग मतलब जिनको पैसा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, किसी और को मिल रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे एक तरीके से बंद कर दिया कि ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उसका। तो अब हाई कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई, अब स्पेशल कंडीशन के साथ वेस्ट बंगाल में स्टार्ट करिए, मतलब ऐसा कुछ करिए कि जो जिनको सही में मिलना चाहिए पैसा मनरेगा के थ्रू उनको मिले, उन्हीं को जॉब मिले। मगर गवर्नमेंट जो है इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उसका कहना ये है कि भाई ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक तरीके का एग्जाम्पल बन जाएगा पूरे देश के लिए और हर जगह ये होने लगेगा। तो ये न्यूज़ है, तो उसी के बारे में है ये। ठीक है, येट आफ्टर 3 years ऑफ साइलेंस, जो 3 साल के बाद, मतलब जो 3 साल बंद रही है, द रिजम्पशन रिस्क बीइंग अ डैश जेस्चर अनलेस अर्जेंट ग्राउंड वर्क इज डैश रिस्टोर द स्कीम टू फंक्शन। इसका क्या मतलब है? जो 3 साल ये स्कीम बंद रही है, जो ये स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें क्या है कि ये हो सकता है कि उतनी अच्छी तरीके से स्टार्ट ना हो, इसीलिए जो ग्राउंड वर्क है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको सही करने की काफ़ी ज़रूरत है अगर इस स्कीम को सही से चलाना है। ये अभी मीनिंग आ रहा है, मगर फिर भी हम देखेंगे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है पास। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? हाउएवर, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन रीजनल मीडिया, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आ गया। सिंस यहाँ पे एक तरीके का एडवर्ब है जो बता रहा है कि तब से गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से जाने के लिए तैयार है। डैश क्या होगा? हैज़ लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अपील्ड होगा, अपील होगा, अपील्स होगा, अपीलिंग होगा। अपील का मतलब क्या होता है? एक तरीके से निवेदन करना। तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपील्ड होगा। समझ में आई बात? यहाँ पे सिंस एज एडवर्ब लगा हुआ बता रहा है तब से जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। कोर्ट वेयर द मैटर इज येट टू बी, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो तब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लगी हुई है, और वहां पर अभी भी जो केस है वो अभी शायद सुना नहीं गया या उसको सुना जाएगा। तो क्या निकलता है मीनिंग देखते हैं। वेयर द मैटर, जहां पर जो मैटर है, इज येट टू बी ओमिटेड। ओमिटेड का क्या मतलब होता है? पहली बात तो एक चीज देखो,
ये टू भी लगा हुआ है, पैसिव फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये तो एडजेक्टिव है, ये तो आएगा ही नहीं। ओमिटेड का मतलब होता है किसी को हटा देना, है ना, या फिर छोड़ देना, तो ये तो मतलब है नहीं। रेजिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, तो ये भी मतलब नहीं आ रहा है। लिस्टेड का मतलब होता है, आपने सुना है लिस्टिंग, एक तरीके से भाई कोर्ट में आपको अपने केस को लिस्टेड कराना पड़ता है, लिस्टिंग करानी पड़ती है उसकी। तो कह रहा है कि अभी भी वो जो मैटर है वो वहाँ पे लिस्टेड नहीं हुआ है, मतलब सूची में नहीं आया है, तो ये हो सकता है। अपराइट तो एग्जेक्टिव है, आएगा नहीं, और अपराइट का मतलब होता है स्ट्रेट या ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। Reporting on the High Court's order, the Hindu noted that the court observed the scheme cannot be kept in cold storage for eternity and directed, तो कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है सेंटर को, क्या ऑर्डर दिया है, टू रिज्यूम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको दोबारा लागू करें, while allowing it to लगा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं क्या आता है, while allowing it to dash special condition in West Bengal, जबकि कोर्ट ने ये बोला है कि आप वेस्ट बंगाल में भी दोबारा से स्टार्ट करिए, साथ ही साथ कुछ आप स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं। क्या होगा, एग्जेम्प्ट वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, टू के बाद वर्ब की बेस ही फॉर्म आती है, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव फेस की तरह यूज हुआ है, तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है भाई छूट देना, तो ये तो है नहीं। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, हाँ ये हो सकता है, वर्ब की बेस फॉर्म भी है ये। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, तो ये भी नहीं होगा, एक तरीके से उसको हटाकर, तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, टू इम्पोज, भाई स्पेशल कंडीशन इम्पोज ही तो करी जाएंगी वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे क्या होगा, टू इम्पोज, ठीक है। येट, लेकिन आफ्टर 3 years ऑफ साइलेंस, 3 सालों के जो बंद रही वहाँ पर वेस्ट बंगाल में स्कीम, द रिजम्पशन रिस्क बीइंग अ जेस्चर अनलेस अर्जेंट वर्क ग्राउंड वर्क इज, कह रहे हैं कि जो 3 सालों के बाद जो ये दोबारा स्कीम स्टार्ट की जा रही है, ये एक तरीके से कैसा जेस्चर लग रहा है, मतलब अगर ग्राउंड वर्क ना किया जाए, बुनियादी तौर पे उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा इस स्कीम को, तो कोई मतलब नहीं है, तो ये सिर्फ स्टार्ट करना कैसा होगा, बेकार होगा, मीनिंग ये निकल रहा है। परवेजिव का मतलब होता है जो हर जगह फैला हुआ हो, और ये एग्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये मीनिंग आ नहीं रहा है। बाउंटीफुल भी एग्जेक्टिव होता है, सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा, है ना, प्लेंटीफुल, तो ये भी नहीं होगा। फजी का मतलब होता है, ये इसका भी एग्जेक्टिव होगा, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव होगा। फजी का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा नखड़े करता हो, है ना, जिसको मनाना बड़ा कठिन हो, तो ये भी नहीं है। हॉलो, हॉलो मतलब एक तरीके से खोखला, इसका मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, खोखला है अंदर से, कहते नहीं बहुत कमज़ोर है, तो एक तरीके का ये जो जेस्चर है ये खोखला होगा अगर ग्राउंड वर्क में काम नहीं किया गया, तो द रिजम्पशन रिस्क बीइंग अ हॉलो जेस्चर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आंसर होगा। डैश रीस्टोर द स्कीम टू फंक्शन, क्या होगा, टू ले, लेट टू, ले टू, लेइंग टू, यहाँ पे क्या है, अर्जेंट ग्राउंड वर्क इज, ये एक तरीके से जो स्कीम स्टार्ट की जा रही है ये एक हॉलो जेस्चर है, खोखला जेस्चर है, अगर ग्राउंड वर्क में बहुत तुरंत काम नहीं किया, ग्राउंड वर्क मतलब ग्राउंड वर्क का मतलब है बुनियादी जो काम है, जो निचले स्तर में ग्राउंड लेवल पे काम है, अगर वो नहीं किया गया तो ये स्कीम जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा भाई, इज है, ये ग्राउंड वर्क किया जाना है, ग्राउंड वर्क तो करेगा नहीं, ग्राउंड वर्क को किया जाना है, तो क्या आ रहा है, पैसिव सेंस आ रहा है। तो पैसिव सेंस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इज लेइंग नहीं, ले टू नहीं, लेट टू हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, टू ले यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिव सेंस नहीं आ रहा है, पैसिव सेंस आ रहा है, इसलिए इज लेट टू रिस्टोर द स्कीम टू फंक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 देखो, ये पैराजम्बल है, ठीक है, इसमें ये वाला सेंटेंस फिक्स है, ये वाला सेंटेंस फिक्स है, हमको ABCD में अरेंज करना है, और इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन नहीं रखे, खुद से ट्राई करो। कार्ड्स हैव 2 सॉलिड व्हील, कार्ड समझ रहे हो क्या होता है, जो बैल होती हैं उनके पीछे देखो एक कार्ट लगा होता है, पहिया होता है, ठीक है, तो वो पहियों की बात कर रहे हैं कि जो कार्ट होते हैं उनके 2 सॉलिड होते हैं, क्योंकि वो लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बने होते हैं ना, अगर देखो कंसेंट्रिक तरीके से बने होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पहिए बने होते हैं, ये किससे होते हैं, लकड़ी से होते हैं, सॉलिड होते हैं।
द ट्राइंगल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब इस तरीके से, एक ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, और इसी में ट्राइंगल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये कुछ होगा, पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा। द व्हील्स आर डेकोरेटेड विद ट्राइंगल्स मेड ऑफ कॉपर। अच्छा, ये जो व्हील्स है ना, ये ट्राइंगल कॉपर के बने हुए हैं और ये इनसे सजाया गया है इस तरीके से। द चेसिस ऑफ द 2 कार्ड्स आर मेड ऑफ वुड। चेसिस का मतलब समझ रहे हो, जो मतलब एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है या बुनियादी ढांचा होता है उस कार्ड का, वो बना होता है। देखा ही होगा कि वो लकड़ी से बना होता है, गाँव में तो देखा होगा। तो ये क्या कहते हैं, लकड़ी से बना होता है। एंड कवर्ड विद थिक कॉपर शीट, और उसके ऊपर कॉपर की शीट लगाई जाती है कि भाई मजबूती बनी रहे। द व्हील्स रोटेटेड ऑन अ फिक्स्ड एक्सेल। एक्सेल देखते हो कि गाड़ी का एक्सेल होता है, जो कभी नीचे देखते हो कि जिसमें व्हील लगे रहते हैं, तो ये एक्सेल घूमता है, तो ये पहिए भी घूमते हैं। तो कह रहा है कि ये जो व्हील है ये एक फिक्स्ड एक्सेल के ऊपर घूमते हैं और ये जुड़े होते हैं बाय अ शैफ्ट। शैफ्ट मतलब एक लकड़ी से इस तरीके से मान लो कि कोई जुड़ा होता है। टू द योक। योक क्या होता है, ये मान लो कि ये 2 बैल हैं, ठीक है, ये 2 बैल है, तो आप देखते होगे कि इनके साथ कंधे में क्या कहते हैं, बांस लगी रहती है और एक लकड़ी आ रही होती है जिससे वो खींचती है गाड़ी को। तो वही कह रहा है टू द योक, तो योक तक वो जो एक्सेल है वो जुड़ा होता है। द कंसेंट्रिक सर्कल स्टार्ट फ्रॉम द हफ फ्लेंज ऑफ द व्हील। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, गाड़ी के ऊपर है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ कर लिए, इसलिए थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत हो। देखो ऐसे ये व्हील होता है ना, यहाँ पर एक छोटा सा आपने देखा होगा, एक सेंटर में बना रहता है जिसमें हम लोग पेच वेच टाइट करते हैं कि मजबूत रहे। तो यही होता है, कह रहा है यहाँ इसी को बोलते हैं हब फ्लेंज, और यहीं से ये कह रहा है ये जो सर्कल है इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। चीज़ देखो, कार्ड्स हैव 2 सॉलिड व्हील, उसके बाद 2 सॉलिड व्हील थे, ठीक है। अब वो व्हील के बारे में बताएगा, थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। तो डी जो है वो सबसे अच्छी तरीके से बता रहा है, देखो व्हील के बारे में, कि ये जो व्हील है वो फिक्स्ड एक्सेल के ऊपर घूमता है, तो हम डी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब व्हील्स के बारे में बता दिया डी से, अब क्या हो सकता है कि हम कार्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, ठीक है। तो देखो सी में कार के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि वो मेड ऑफ वुड होता है। भाई आप कोई गाड़ी होता है तो क्या कहते हो, भाई इसमें 2 व्हील, अब यहाँ से स्टार्टिंग उसने व्हील से कर दी, तो मैं क्या करूँ, मैं होता तो मैं पहले चेसिस की बात करता, शायद फिर क्या कहते हैं पहिए की बात करता, मगर इन्होंने पहिए से जब स्टार्ट कर दिया तो हम भाई पहिए को ही फॉलो करेंगे कि वो फिक्स्ड एक्सेल में नाचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने फिर इसीलिए बताया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बॉडी पार्ट के बारे में बताएंगे, तो डी और सी एक लॉजिक बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। यहाँ पे देखो फिर से व्हील के बारे में उसने बताया कि वो जो कॉपर से जो ट्रायंगल बने होते हैं उससे वो सजे होते हैं, ठीक है, बी हो गया। उसके बाद अब देखना ये बता रहा है कि जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 कंसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है। अब देखो द कंसेंट्रिक सर्कल स्टार्ट फ्रॉम द हफ फ्लेज ऑफ द व्हील। अब जब कंसेंट्रिक सर्कल में बटे होते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल के लास्ट में बताया गया है कि ये कहाँ से होते हैं, जो ये व्हील होता है ये हफ फ्लेंज होता है, तो यहाँ से ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक छोटा सा सर्कल होता है, फिर बड़ा सा सर्कल होता है, फिर और बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी सी बी ए, तो ये इसका ऑप्शन होगा, एक तरीके से करेक्ट सीक्वेंस होगा। थोड़ा सा क्या है ना, ये कार्ड के ऊपर है तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जैसे हब फ्लेंज हो गया, या फिर हो सकता है पढ़ने में समझ ना आए, तो इसमें ये बस यही टफ है ना, तो अदरवाइज सेंटेंस कोई इतने टफ नहीं है, पैरादम्बल इतना टफ नहीं है, बस थोड़े से टेक्निकल टर्म इसको टफ बना रहे हैं, ठीक है। चलो अभी 17 वाला करो, ये भी पैरादम्बल है, ठीक है। द स्पेनिश फ्लू, एक स्पेनिश फ्लू था, ऑल्सो नोन एज द 1918 फ्लू पैंडेमिक, जिसको 1918 फ्लू महामारी के रूप में भी जाना जाता है। वॉज अ डेडली पैंडेमिक, वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत डेडली था, खतरनाक पैंडेमिक था इन रीसेंट हिस्ट्री। देखो 100 साल के अंतर को बहुत ज़्यादा समय नहीं माना जाता, इसीलिए बोल रहा है कि ये जो बहुत ही जल्द जो हिस्ट्री मतलब इतिहास गुजरा है उसकी ही बात है ये। इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द ईयर 1918 टू 1919, और कह रहा है कि ये 1918 से लेकर 1919 के बीच में ही फैला हुआ था। द वायरस इन्फेक्टेड 500 मिलियन पीपल, मतलब
जो वायरस था उसने 500 मिलियन पीपल को संक्रमित किया था, अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एट दैट टाइम। और ये 1/3 पॉपुलेशन थी उस समय की वर्ल्ड की। कितने लोग? जो 500 मिलियन लोग थे वो 1/3 हिस्सा थे पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। द डेथ टॉल वॉज एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और जो मरने वालों की संख्या का एस्टिमेट निकाला गया था वो लगभग 50 मिलियन पूरे विश्व में था। पॉसिबली एज हाई एज 100 मिलियन, और शायद वो 100 मिलियन तक भी हो। दिस मेक इट्स द सीवरेस्ट पेंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ये ह्यूमन इतिहास का सबसे ज़्यादा खतरनाक महामारी थी। क्या होगा सीक्वेंस? अब ध्यान दो, स्पेनिश फ्लू की बात हो रही है तो हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे उसकी बात स्टार्ट की गई होगी। क्या QRS में कहीं भी स्पेनिश फ्लू की बात की गई है? नहीं की गई है। तो P से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम R के पास जाएं तो इसने बोला कि जो वायरस था उसने 500 मिलियन लोगों को संक्रमित किया था, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है सही। अगर हम S के पास जाएं तब तो ये तुरंत डेथ टॉल के ऊपर आ गया है। मगर Q को देखो, ये 1918 से लेके 1919 तक फैला हुआ था, तो ये ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस दिख रहा है ना। यहाँ पे स्पेनिश फ्लू की बात हुई, अभी कौन से ईयर में फैला हुआ था तो ये बताया गया। उसके बाद अब ये बताओ, पहले लोग मरेंगे कि संक्रमित होंगे? पहले लोग मरेंगे कि संक्रमित होंगे? पहले संक्रमित होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो R इसके बाद लॉजिक सीक्वेंस लग रहा है कि भाई 500 मिलियन पीपल को उसने संक्रमित किया था, इन्फेक्टेड किया था। अब देखो जो S है उसमें क्या है, डेथ टॉल की बात की है। अब इसको कंक्लूड कर रहा है वो कि 50 मिलियन लोग लगभग मारे गए थे, ये एस्टिमेट था, और हो सकता है 100 मिलियन लोग भी थे। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं PQRS ही सबसे सही इसका सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 8 देखो, ये भी पैराजम्बल है, खुद से ट्राई करो। बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो बेंड हो सकते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं। एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम सेंस कर सकते हैं। रिसर्च मतलब रिसर्च। पीपल यूजिंग एरोहैप्टिक्स, एरोहैप्टिक्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी होती है, मान लो यहाँ पर बैट है, यहाँ पे बैट बना हुआ है, ठीक है। आपको छू के तो लगेगा कि वहाँ पर आप बैट हैं वहाँ पर, मगर वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से जेट वेट का यूज़ करते हैं, उस तरीके का मतलब सिस्टम क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है वहाँ पे कोई चीज़ रियल है, आप उसको छू सकते हो, सेंस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे ये सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई है। क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ टच विद जेट्स ऑफ एयर, हाँ वही मतलब है कि वो एक तरीके का फील क्रिएट करता है कि आप उसको टच कर रहे हो, और वो जेट्स ऑफ एयर मतलब हवा की एक धारा को तरीके यूज़ करते हैं। माई कलीग्स, जो उसके सहयोगी थे, एंड आई वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, वो मेरे कलीग और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में काम कर रहे थे। अब क्या काम कर रहे थे अभी देखते हैं। ग्रुप हैव नाउ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ होलोग्राम्स ऑफ, और ये जो ग्रुप है इसने क्या डेवलप कर लिया है? एक सिस्टम डेवलप किया है, किसका? होलोग्राम्स का। होलोग्राम्स का मतलब वर्चुअल चीज़ें जो दिखने में तो हों मगर उनको वो वहाँ पर होती नहीं है, बस हम एक तरीके से सेंस कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? पहला सेंटेंस देखो, R से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसने बात स्टार्ट की है कि माई कलीग्स एंड आई वर्किंग इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्लासगोज, कहाँ काम करते थे वो? अगर ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस है, एक तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का पोजीशन दिखा रहा है किस चीज़ में? ध्यान दो, बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज रिसर्च। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब ये S वाले को देखो, अगर यहाँ पे मैं ग्रुप लिख दूं तो क्या हो जाएगा? बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज रिसर्च ग्रुप। वो उन रिसर्च ग्रुप में काम करते थे, किसके? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के। आया मीनिंग? तो R, P और S तुरंत आ गया। ग्रुप हैव नाउ, और उस ग्रुप ने क्या डेवलप कर लिया है? अ सिस्टम ऑफ होलोग्राम्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक तरीके से होलोग्राम डेवलप कर लिया है, जो वहाँ पर होते नहीं है। वो आदमी इंसान वहाँ पे दिख तो रहे होते हैं मगर वहाँ पे होते नहीं है, फिर भी एक तरीके की आकृति होती है। यूजिंग हैरोएप्टिक्स, और हैरोएप्टिक्स का टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ टच विद जेट्स ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या होगा? RPSQ होगा, ठीक है। तो हमारा B आंसर होगा।
तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।